स्टानिस्लावस्की का एक सेंटेंस है कि आर्मी रूल जिसे होना चाहिए आर एक्टर को। तो आप सही समय में सोएंगे नहीं, सही समय में प्रैक्टिस करेंगे नहीं, सही समय में आप रियाज करेंगे नहीं। रोज जैसे कि मान लो एक्टर है ना, बहुत अलग होता है। जैसे कि आप जो डांसर लोग देखो, सुबह अपना तबला बजाने, म्यूजिशियन एवरीथिंग, वो अपना प्रैक्टिस करेगा। एक्टर है ना, बैठे रहता है। आप रिहर्सल के दौरान देखो, बैठे रहेंगे, चाय पियेंगे, सब कुछ होगा, पर अपना है ना प्रैक्टिस क्या करना है उसको पता नहीं। हाँ, फिजिकल करो बोलिएगा, थोड़ा सा छलांग वलांग मारेंगे, जब करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, एक्टर को अपने लिए एक तरीका बनाओ काम करने के लिए, इमोशनली, रिदम। जो मैं जब ट्रेनिंग करते वो मैं बार बार सोचता हूँ कि उन लोगों को, अभी मेरे पास जो भी है उनको एक्टर को बताता हूँ कि एथलीट में जो ट्रेनिंग करता है और एक्टर में जो ट्रेनिंग करता है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में फिजिकल होने के बावजूद भी डिफरेंस है। भारत विक्रम श्रृंखला के इस अंक में है हमारे साथ हैं एक कुशल निर्देशक और अभिनेता जॉय माइसनाम जी, मणिपुर से हमारे बीच आज जॉय माइसनाम जी हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका अभिनय क्षेत्र में आने का निर्णय कैसे रहा? ये पारिवारिक पृष्ठभूमि थी या आपका खुद का एक सपना था? बेसिकली मेरा फादर एक्टर था, तो मैं तो फुटबॉल खेल रहा था, तो मेरा फ्रैक्चर हुआ अनलकीली। तो क्या हुआ कि फुटबॉल में तो फ्यूचर नहीं है, तो फ्रैक्चर हुआ, तो इसलिए मुझे लगा कि कुछ आसान सा एक प्रोफेशन बनाता हूँ। तो मैंने एक्टिंग में आया, तो माँ बाप ने तो मना किया पहले शुरुआत में, क्योंकि मेरा फादर एक्टिंग से थोड़ा सक्सेस नहीं हो पाया, तो घर संभाल नहीं पाया। तो अभी भी कभी कभी बोलते हैं हो जाएगा ना, इस तरह का। तो मेरा डिसीजन है, मुझे कुछ करना था अपना आप को सोशल के लिए, मेरे लिए कुछ करना था, मेरा डिसीजन नहीं। तो पर मिला तो मेरा बाप से मिला, मेरा फादर से मिला। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपके पिताजी ने जो असफलताओं, उन्हें जो मिली असफलता, उससे कहीं ना कहीं आपने एक सीख ली और आगे जाने का तरीका क्या हो सकता है मुझे पता चला। क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, समाज को जानना पड़ेगा, पर हम एक्टिंग ही करते रहते हैं, हम थिएटर ही करते रहते हैं, उससे थोड़ा सा चलेगा ही नहीं। थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो आजकल जो बहुत बड़ी मुश्किल में है कि दिल्ली जो ऑल ओवर इंडिया में आर्टिस्ट, जो थिएटर के आर्टिस्ट को लेकर देखो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ, तो सर्वाइव करने में थिएटर में, अगर मान लो आपको थिएटर में प्रोफेशन अगर बनाना है तो बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए तो कहीं ना कहीं लोग मुंबई चले जाते हैं, कहीं ना कहीं फिल्म के रूप में फिल्म करना चाहते हैं, यूट्यूब में करना चाहते हैं, तो OTT करते हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। उस तरह से क्यों करते हैं कि थिएटर में सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं है, और डायरेक्टर भी क्या देगा बताओ, क्या देगा? उसको खुद मिला ही नहीं तो क्या देगा? तो अपना आप को ही सर्वाइव करते रहता है। एक तरह का ज़िंदगी शुरू से लेकर लास्ट तक स्ट्रगल है, वही चल रहा है। तो इसलिए मेरा फादर भी इसलिए चाहता ही नहीं, क्योंकि एक जॉब करो, आराम से रहो, तो जो नॉर्मल लोग जो रहते हैं, जो आम लोग रहते हैं, उसी तरह से जियो। पर मुझे कुछ करना था। जैसा कि आपने कहा कि इसमें इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है एक इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, लेकिन आपकी जो यात्रा रही है, आप मणिपुर से हैं, मणिपुर से आप दिल्ली आए, दिल्ली से आप अमेरिका गए, अमेरिका से आप बर्लिन गए। इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? बेसिकली मैं अमेरिका नहीं गया था, लंदन गया था। तो ये है कि मैं मणिपुर से आया, मणिपुर में 7 इयर्स मैंने थिएटर किया। तो उसके बाद NSD में सिलेक्शन हुआ 2005 को। तो उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि मुझे कुछ और पढ़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपना कंपनी चलाना और समाज में मैंने जो किया है उसको थोड़ा सा एक नाम आना,
और जो मुझे सबसे ज़्यादा कोई भी प्रोडक्शन करता हूँ या मैं कुछ करता हूँ, मुझे अपना क्लियर होना बहुत चाहता हूँ। तो NHD ख़त्म होने के बाद भी मुझे क्लियर नहीं था मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मैं आगे जाकर मैंने पढ़ाई किया तो समझ में आया कि एक्टर्स ट्रेनिंग कैसे देना है, और मैं जो चाहता हूँ जो थिएटर है उसके हिसाब से ट्रेनिंग जब करते हैं तो अपने तरीके से एक लैंग्वेज क्रिएट करना पड़ेगा, एक ट्रेनिंग प्रोसेस क्रिएट करना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद ही पता चला मुझे। तो ये मेरा एक सपना था कि मुझे इंडिया से बाहर जाकर मुझे पढ़ाई करना है, वो भी था, और मुझे अपना आप को क्लियर भी करना था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मैंने थिएटर के लिए ही मैं जो ट्रेनिंग लिया, तो इसलिए मुझे थिएटर में अच्छा लगता है, थिएटर ही करना है, तो इसलिए थिएटर ही करता हूँ मैं, क्योंकि मैं कुछ और करना नहीं चाहता। आप जनरली किस तरह के नाटक करते हैं? नाटकों का निर्देशन करते हैं? मैं 3 चीज़ें थिएटर में करता हूँ। एक है एक्टर्स ट्रेनिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग। तीनों के अलावा मैं कुछ करता ही नहीं। एक्टिंग भी करते हैं? हाँ, एक्टिंग भी करता हूँ। आपके निर्देशन की जो शैली है वो दूसरे नाट्यों से किस तरह से भिन्न है, और आपने उस पर किस तरह से काम किया है? मेरे नाटक में शरीर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इमोशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने एक किताब है, मैं नाम भूल गया हूँ। जो इंसान है ना, हम बचपन में क्या करते हैं कि जो बच्चे हैं पहले देखते हैं, उसका अनुभव करता है, तो नाम है क्या है बाद में आता है, जो बोलना चीज़ है। तो हम एक जो प्रोडक्शन जब करते हैं, थिएटर जब करने लगता है, तो हम देखते हैं, देख रहे हैं, तो आपको जो फील कर रहे हैं, जो एक्टर उस सिचुएशन के अंदर हो, उस कैरेक्टर के अंदर में जो जी रहे, उस मोमेंट को अच्छी तरह फील करना चाहिए, चाहे बॉडी के थ्रू, चाहे इमोशन हो। तो इसलिए एक्टर को ट्रेन जो फिजिकली के थ्रू साइकोफिजिकली ट्रेन करता हूँ मैं। एक ट्रेन बहुत ज़रूरी है कि आपको शुरुआत में आपको एम्बोडीमेंट कहते हैं इसको, आप जो फील करते हो शरीर के थ्रू दिखना। आप परेशान है तो आपकी बॉडी में दिखे कि हम एक्टिंग करने लगते हैं तो क्या करते हैं कि चेहरा हुई होता है। ये चेहरा तो क्या है कि आप कभी रोना चाहता है, नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूँ, फील करते हैं तो आंसू आता है। हम एक्टिंग करने लगता है तो कंक्लूजन में आता है कि मैं आंसू आना है, जो ग्लास पानी भरने के पहले हम ओवरफ्लो होता ही नहीं है, पर हम ये एक्टिंग में करते हैं कि पानी जो अंदर भरने वाला चीज़ है बढ़ता ही नहीं है, ओवरफ्लो पहले निकालने के लिए कोशिश करता है। वही ट्रेनिंग में वही तो लाने के लिए कोशिश करता हूँ कि फुलफिल कैसे करें तुम्हारे बॉडी के थ्रू। आप कभी डरते हैं तो आपकी शरीर कांपता होगा, हम नाटक में डरने लगता है तो चेहरे में डरने लगता है। ये कैसे हो सकता है? आप लोग देखे ना देखे जरूरी नहीं, तुमको फील करना जरूरी है, होल बॉडी। तो वही तो ट्रेनिंग है। तो वही मैंने अपने तरीके से कुछ थ्योरी भी पढ़ा, पर अपने तरीके से मैंने थ्योरी कुछ जो काम करने का तरीका निकाला, एक्टर को कैसे ट्रेन करना है, उसके थ्रू ही आगे बढ़ रहे हैं। आपके अनुसार एक अच्छे निर्देशक में क्या गुण होना चाहिए? ये तो बहुत बड़ा है। तो देखो, एक है लिटरेचर को जानना चाहिए, पेंटिंग जानना चाहिए, तो आप करना आता हो नहीं आता हो अलग बात है, देखने का। और एक है इंसान अच्छा होना चाहिए। तो लोगों को बहुत सारा है यार, क्योंकि लाइट जानना चाहिए, आप स्टेज क्राफ्ट जानना चाहिए, बहुत सारा है। पर सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि मैं जो करता हूँ उसके लिए मैं बोलता हूँ कि एक्टर हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से एक्टर को कौन सा रोल देना है, और उस एक्टर को मैं किस तरीके से लेकर जाकर आप जो चाहते हैं उस रोल तक पहुँचाना है, उस कैरेक्टर तक पहुँचाना है, ये एक प्रोसेस आपको जानना चाहिए। तो क्या ये आप किसी एक्टर को देख के पहले ही समझ जाते हैं कि हाँ मैं इसे ये रोल दूंगा और ये बखूबी उसे निभा पाएगा? बिल्कुल नहीं, उसके पीछे मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मैं बिना प्रोसेस का मैं किसी को मेरे दिमाग में रोल बिठाता ही नहीं।
आपको एक्सप्लोर करेंगे, कम से कम 10-15 दिन एक्सप्लोर करने के बाद मैं लगने लगता है कि ये एक्टर उस कैरेक्टर के लिए फिट है, तो उसके बाद मैं कास्टिंग करता हूँ, नहीं तो नहीं, कभी करता ही नहीं। मैं पहले से अज्यूम नहीं करता कि ये एक्टर और ये एक्ट्रेस ये मेरे रोल के लिए फिट है, मैं कभी नहीं देखता। मैं ऐसा प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने बॉलीवुड में भी काम किया है, आपको बॉलीवुड में ज़्यादा आनंद आया या हमारे मंचों पर ज़्यादा आनंद आता है, आपका अनुभव? देखिए कि वो हर बंदे का अलग अलग पसंद है। मेरे लिए तो थिएटर है और मैं वहाँ जाता हूँ तो हम थिएटर में जो इन्वायरमेंट जो होता है वहाँ कुछ होता ही नहीं है, तो अपना एक दुनिया में जीता है। पर उसी तरह का दुनिया मुझे उतना पसंद नहीं है, वो अट्रैक्ट भी नहीं करता। मुझे पसंद करता हूँ कि हम डायरेक्टर एक्टर एक साथ बैठ कर एक चाय पी रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उस तरह का माहौल मुझे पसंद करता हूँ। पारिवारिक माहौल। हाँ, पारिवारिक माहौल मुझे पसंद करता हूँ। तो इसमें डायरेक्टर कौन है, एक्टर कौन है, कोई अगर अजनबी अगर आया तो पता भी नहीं चले, इस तरह का माहौल चाहता हूँ। तो फिल्म की माहौल अलग है, पर मैं वो अच्छा है और या ख़राब है मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, पर मेरा वाला अच्छा है वो ख़राब है मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ये मेरा चॉइस है, मेरा पसंद है। तो मैं इस तरह का माहौल में जी कर आया हूँ, इस तरह से जीना चाहता हूँ, बस वो इतना से। अगर आप अभिनेता नहीं होते, नाट्य निर्देशन में नहीं होते, तो ऐसे करियर आप कौन सी लाइन चुनते? फोर्स में जाता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा हमारा घर, हमारे जो घर है गरीब है, तो इसलिए मैं चाहता था कि माँ बाप की मदद करें। मैं बहुत बार ट्राई किया मैंने, तो ट्राई करते हुआ जो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो किया है कि मेरा हाइट है ना BSF के लिए पहुंचता ही नहीं, क्योंकि मैं जनरल से फाइट करता था और CRPF में पहुंचता ही नहीं, तो मणिपुर पुलिस और मणिपुर राइफल के लिए ट्राई करता था। तो भाई वहाँ पहुँचते ही बोलने लगता है आप किसके बंदे हो। तो किसके बंदे हो का मतलब है कि मैं समझ नहीं पाता था कि किसके बंदे हो, मतलब मैं तो नॉर्मली इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और भाई वहाँ पहुँचते ही पूछते हैं कि तुम किसके बंदे हो। मैंने बोला मैं किसी का नहीं हूँ। बोलता है खाना खाया, नहीं खाया, ये पूछता है उसको, जाओ जाओ हो गया भाई को। तो 3-4 बार ऐसा हुआ, तो उसके बाद मुझे लगा कि मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि पैसा अगर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। मैं फुटबॉल प्लेयर था, एवरीथिंग में था, ठीक था, फिजिकली फिट था, पर कभी होने नहीं दिया। तो उसके बाद मुझे लगा यार मेरा अपना प्रोफेशन, मैं जो चाहता हूँ वो जाना चाहिए, उसके बाद आए। तो माँ बाप के लिए सोचकर मुझे लगता था कि मुझे ये करना चाहिए, मदद करना था मुझे। जब आपने विक्रम उत्सव के बारे में सुना था, आपके पास में पहला लेटर या जो भी संदेश गया हो कि आपको विक्रम उत्सव में शामिल होना है, तब आपने क्या स्वरूप सोचा था कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो किस तरह से मिलेगा और कितना भिन्नता आपको यहाँ लगी? इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं पहली बार उज्जैन आया हूँ, और उज्जैन के बारे में तो मैं बहुत साल से मुझे सुना, क्योंकि मणिपुर से दिल्ली आया। दिल्ली आने के समय में मैं इंडिया को समझने के लिए कोशिश किया, क्योंकि मणिपुर जब कभी बाहर आया ही नहीं, तो इसलिए मैं इंडिया को अभी भी समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया मतलब बहुत बड़ा है। मैं मणिपुर भी इंडिया का एक पार्ट है। तो वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि मणिपुर का कल्चर अलग है, जो खान पान, रहन सहन, पहनावा, एवरीथिंग, सोच विचार। और वहाँ से मणिपुर से छोटा सा एक गांव से निकल कर आया, दिल्ली पहुँचने के बाद मुझे लगा कि ये तो दरवाज़ा तो बहुत ओपन है, वहाँ तो दरवाज़ा बहुत छोटा था। तो मैं उसके बाद बहुत कल्चर्स है इंडिया में, उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। उस वक्त से मुझे उज्जैन के बारे में मैं सुना, तो NSD में जब पढ़ाई करते वक्त सुना, तो मुझे जानना तो चाहता था। जो कालिदास जो थिएटर फेस्टिवल उसके बारे में भी सुना, तो रतन ध्यान को उसको अवार्ड भी मिला था कुछ, तो मुझे जानना चाहता था, और मुझे उज्जैन जाकर मेरा अपना प्रोडक्शन शो भी करना चाहता था। तो पहली बार जो आया था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि यार मैं जो चाहता हूँ वो धीरे धीरे मेरे फुलफिल होते जा रहे हैं। और इस तरह का जो फेस्टिवल में और शामिल होना बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये पहल है कि सभी संस्कृति को एक दूसरे से जोड़ा जाए।
जितना सनातन की रक्षा करने के लिए वे कदम उठाते हैं, और ऐसा ही नहीं, हर क्षेत्र का वो बराबरी से ध्यान रखते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ का विक्रमोत्सव का माहौल देखकर, जो महाराजा विक्रमादित्य पर आधारित है, कि अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के आयोजन होना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि आपने अभी जो कहा था कि इंडिया के अलग अलग जो कल्चर्स हैं जोड़कर जो एक जगह में स्टेज करना, उसको एक दूसरे को शेयरिंग करना, उसके अच्छा और ख़राब क्या है, जो अच्छा ही होगा तो डिस्कशन करना, तो ये बहुत ज़रूरी है और आने वाले जनरेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो हमारे चीफ मिनिस्टर का जो सोच एक विचार है वो आने वाले जनरेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज की जनरेशन तो है ही, पर आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे कल्चर ही अगर पता नहीं है तो हम कहाँ खड़ा रहेंगे। तो कल्चर ही इम्पोर्टेंट है। तो कल्चर को आपको सपोर्ट करने के लिए और बचाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, मेरी बात नहीं और मैं तो ज़रूर कहूँगा, पर हर इंडियन को इसको सपोर्ट करना चाहिए और इसको आगे लेकर उसको देखना चाहिए और उसका सपोर्ट करना चाहिए। आपने बहुत अलग अलग जगह प्रस्तुतियाँ दी हैं, एक निर्देशक के तौर पर, एक अभिनेता के तौर पर। कहीं आपको ऐसी भिन्नता लगी कि जैसे अलग अलग राज्यों के कलाकार हैं वो एक अपने में संतुलित हैं, एक उन्होंने एक अलग भावना से देखा है कि नहीं ये साउथ के हैं, ये नॉर्थ के हैं, मतलब कलाकारों में जो एकता का स्वरूप है वो कहीं आपको देखने को मिला या नहीं? एक ही मिलता है, वो इंस्टीट्यूशन जो NSD, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा, उस तरह की चीज़ें इंस्टीट्यूशन में ही मिलेगा, नहीं तो ये यूनिवर्सिटी में मिलेगा। पर नहीं है तो अपना आप पर खुश है, तो क्योंकि वो अपने कल्चर के हिसाब से वो काम कर रहा होता है। जो चाहते हैं, जो जैसे कि मान लो मैं हिंदी बोलता हूँ तो मणिपुरी भाषा में अगर बात करने लगेंगे तो और भी ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाता मैं तो अभी उसको फिल्टर करके थोड़ा सा समझ सके इस तरह से फिल्टर करके बात कर रहा हूँ। तो अगर नहीं होता, मणिपुरी में अगर होता तो मैं मुंह खोलता ही जवान भर शब्द निकल कर आता। तो इसलिए वो लोग अपना आप पर खुश है। तो इस तरह से भी होना भी चाहिए। मुझे अपना स्टेट में अपना रीजन के हिसाब से अपना कल्चर को डेवलप करने के लिए वो करना चाहिए। आपके अनुसार युवा पीढ़ी को रंगमंच से जोड़ने के लिए हम और क्या प्रयास कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा एक है कि 2 तरीका हो सकता है। इंस्टीट्यूशन, इट्स कंपलसरी। एक कंपलसरी है कि आपको अच्छी तरह शिक्षा अगर नहीं मिलेंगे तो आप लोगों के सामने कैसे खड़े रहोगे और अच्छा एक्टर कैसे बनोगे। सेकंड, गवर्नमेंट सपोर्ट, जो आपको जितना भी तुमने काम कर रहे हैं उसके मेहनत का 1 रुपया तक अगर नहीं मिल रहा है, इज्जत नहीं मिल रहा है सही ढंग में, सही तरीके से, तो नहीं होगा। जो आने वाला टाइम में मान लो कि मैं थिएटर फेस्टिवल करता हूँ, मान लो आप लोग करते हैं, तो आपको मुझे पसंद है, मुझे ही बुलाते रहेंगे, मैं कैसे भी करें, तो आने वाला टाइम के लिए ये सही नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो है अच्छा कर रहे हैं उन लोगों को ही करना चाहिए। जो आर्टिस्ट जो भी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों को ही सपोर्ट करना चाहिए। तो 2 है, मुझे लगता है कि उसकी वजह से ही आगे आ सकता है। पर कम से कम मैं तो कहता हूँ 10 ही सही मायने में सही तरीके से उसको एजुकेशन दे दो और सपोर्ट दे दो। जो हमारे पास इतना कल्चर है तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने आप खड़े होने में देर नहीं लगेगा और बहुत ताकत के साथ खड़े होंगे। आपके करियर में आपके लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण नाटक कौन सा रहा है? मेरा है, मैंने 3 नाटक किया जिंदगी में। एक है फार्मर सुसाइड पर एक किया था, द जर्नी ऑफ सोरो, और सेकंड किया था अंधायुग, जो मैं 29 प्लेस डायरेक्शन कर चुका हूँ। जो मैंने आप 3 प्लेस सेलेक्ट किया था वही बोल रहा हूँ। थर्ड प्ले जो अग्निशुद्ध द्रौपदी, जो ये सबसे ज़्यादा मेरा लिए 6 महीने लग गया था, क्योंकि नाटक धीरे धीरे डेवलप भी कर रहा था हम। और राइटर ने तो लिख दिया कि माया महल, थिएटर में माया महल दिखाया कैसे, क्या आ गया। चौबोर वाला सीक्वेंस आया तो
चौबोर तो मैंने बोला ऐसा खेल दिया तो लोगों को दिखाई नहीं देगा तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और चक्रव्यूह लिख दिया, पर चक्रव्यूह हमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। हाँ, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखा है, तो कैसे करेंगे उसमें ही फंस गया था मैं। तो मैंने शो करते ही महिंद्रा एक्सलेंसी थिएटर अवार्ड में मैंने अप्लाई किया और सिलेक्शन भी हो गया और बहुत ज़्यादा चर्चित नाटक में हुआ। भारत महोत्सव में भी किया, पर लोग ज़्यादा है, 27 एक्टर हैं, तो उसके वजह से दूसरा ग्रुप है उसको बुला नहीं पाते और बुलाना नहीं चाहते, शायद हो सकता है। बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट हैं इसमें। प्रस्तुति के दौरान ऐसा कौन सा क्षण था जो आपके लिए अविस्मरणीय हो गया? जो ये शब्द मुझे पता नहीं है। अविस्मरणीय मतलब कि जिससे आप भुला नहीं पाते, वो क्षण अभी भी आपको याद आता हो तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, या एक जीवंत स्वरूप आपने दर्शकों के समक्ष दिया हो? एक बार हुआ कि चंडीगढ़ में दर्जनों ऑफ शोरों का शो हो रहा था, तो क्या हुआ कि 7 मिनट ही बचा था नाटक खत्म करने को, लाइट चला गया। उसमें म्यूजिक बहुत ज़रूरी है और लाइट बहुत ज़रूरी है। ये इस जो 7 मिनट में लाइट चला गया तो ऑर्गेनाइजर भाग कर स्टेज में आया, मैं खुद एक्टिंग कर रहा था। तो उसके बाद जोई कहाँ है, मैं यहाँ हूँ, लाइट नहीं है। मैंने बोला मुझे पता है लाइट तो नहीं है, जनरेटर चला दो। मैंने बोला जनरेटर नहीं है, तो मैंने बोला क्या होगा? बोला मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को फ़ोन किया है, आधे घंटे होगा, आधे घंटे में आएगा, क्योंकि बाहर ओले पड़े हुए हैं, जो बारिश झमाझम हो रहा है, तो लाइट आएगा ही नहीं। तो उसके बाद ऑर्गेनाइजर ने अनाउंस किया कि हमारा पास लाइट नहीं है, अभी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। बोला सभी ऑडियंस ने बोला कि प्लीज़ नाटक ख़त्म कर दो, हम लाइट दे रहे हैं। हर चीज़ से टॉर्च लाइट, अपने मोबाइल से टॉर्च लाइट दे रहे थे। उस वक्त हमने विदाउट म्यूज़िक हमने नाटक को ख़त्म किया। तो मेरा सबसे ज़्यादा यादगार एक पल है कि मैंने कुछ किया। लोग ऐसे कर रहे थे कि घर जा नहीं रहे थे, वो बारिश भी रुक गया था तो घर जा नहीं रहे थे, हमसे मिल रहे थे एक दूसरे में। हाँ, इस तरह से हुआ, आधे घंटे के करीब ऐसे वो ऑडियंस हमारे साथ रहे। मतलब दिल को छू लेने वाला क्षण हुआ। जी। भारत विक्रम पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्लीज़ आप अपने कल्चर को समझो, और जो भी करना है आप एजुकेशन, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और कल्चर को समझकर आपको इस तरह से आगे बढ़ना है। जो आर्टिस्ट को मैं बोलूँगा कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अपने कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको दूसरा स्टेट में भी हो सकता है, इंडिया से बाहर भी हो सकता है, आपको प्रेजेंट जो करने जा रहे हैं ये इसके रूट के बिना हो ही नहीं सकता। तो इस रूट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो और एजुकेशन इसमें भी बोलूँगा, एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। विक्रमोत्सव में आपकी प्रस्तुति जो है उसका मुख्य संदेश क्या है? एंटी वॉर जी। और आपको क्या लगता है कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन जो होते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्थानीय कलाकारों को भी दूसरे राज्यों से जुड़ने का मौका देते हैं? जैसे आज आप मणिपुर से हमारे बीच आए, स्थानीय कलाकार आपसे संपर्क करेंगे, उनसे मेल जोल आपका बढ़ेगा, या यहाँ पर जैसे प्रतिदिन नाट्य प्रस्तुति ये तो हर स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। मैं क्या काम कर रहा हूँ और आप क्या काम कर रहे हैं, एक्सचेंज नहीं होगा तो हम डेवलप नहीं होगा और दूसरे के कल्चर को समझ नहीं पाएगा। आप कितना भी आप भोपाल के बारे में, मैं भोपाल में बहुत आ चुका हूँ, एमपी में बहुत आ चुका हूँ मैं, पर मैंने कभी बोलते हैं ना, गाँव कभी नहीं गया तो तुमने भोपाल को क्या देख लिया, उसके कल्चर को क्या देख लिया इसकी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अलग अलग स्टेट का, अलग अलग जो कंट्री का जो है कल्चर को एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है, शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है, डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, देखना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से तो, और ये सभी लोग कहेंगे। जब आप किसी नाटक की स्क्रिप्ट को मंच पर उतारते हैं तो उस समय आपका सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? कि आप उसकी स्टोरी देखते हैं, आप कलाकार को देखते हैं, या उससे जुड़ी भावनाओं को देखते हैं? मेरे पास आइडिया अगर क्लियर नहीं है और नहीं तो स्क्रिप्ट आ गया
मैं क्या कहना चाहता हूँ ये क्लियर नहीं है तो मैं एक्टर को कभी बुलाता ही नहीं। मैं एवरीथिंग क्लियर होने के बाद मैं राइटर के साथ डिस्कशन करता हूँ। डिस्कशन होने के बाद उसको मैं एक्टर को बुलाता हूँ, ट्रेनिंग करना शुरू करता हूँ। तो इसलिए मैं सोशल को क्या कहना चाहता हूँ वो इसको सबसे पहले रखता हूँ। मैं उस नाटक के थ्रू मैं सोशल को क्या कहना है ये क्लियर नहीं है तो नाटक करता ही नहीं। पर मैं अभी तक मैंने सोशल में समाज में क्या पसंद करेगा इस तरह का नाटक कभी ज़िंदगी में नहीं किया। मैं कभी टाइम टू टाइम मैं कुछ सोशल समाज को कुछ कहना चाहता हूँ तो उसके हिसाब से ही नाटक किया मैंने। और आपके अनुसार एक कलाकार में अनुशासन का होना कितना ज़रूरी है? डिसिप्लिन तो मैं तो कहता हूँ कि स्तानिस्लावस्की का एक सेंटेंस है कि आर्मी रूल जैसे होना चाहिए बोलते हैं और एक्टर को। तो आप सही समय में सोएंगे नहीं, सही समय में प्रैक्टिस करेंगे नहीं, सही समय में आप रियाज करेंगे नहीं। रोज़ जैसे कि मान लो एक्टर है ना बहुत आलस होता है। जैसे कि आप जो डांसर लोग देखो सुबह अपना तबला बजाने म्यूजिशियन एवरीथिंग वो अपना प्रैक्टिस करेगा। एक्टर है ना बैठे रहता है। आप रिहर्सल के दौरान देखो बैठे रहेंगे, चाय पिएंगे, सब कुछ होगा, पर अपना है ना प्रैक्टिस क्या करना है उसको पता नहीं है। हाँ फिजिकल करो बोलिएगा, थोड़ा सा सलाम वलाम मारेंगे जब करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ एक्टर को अपने लिए एक तरीका बनाओ काम करने के लिए, इमोशनली रिदम जो मैं जब ट्रेनिंग करते वो मैं बार बार सोचता हूँ कि उन लोगों को अभी मेरे पास जो भी है उनको एक्टर को बताता हूँ कि एथलीट में जो ट्रेनिंग करता है और एक्टर में जो ट्रेनिंग करता है दोनों में डिफरेंस है। दोनों में फिजिकल होने के बावजूद भी डिफरेंस है। रिदम को समझो। उन लोगों के पास जो है वो जो जीतना है, जो एथलीट लोग जो करता है वो हमारा है सेंस एंड रिदम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप फिजिकल होने के बावजूद भी। तो माइकल चेकअप भी वही कहता है विदाउट एक्शन आप जो भी करते हो एक लॉजिक के साथ करो बोलता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे सामाजिक विषय पर नाटक निर्देशित किया है? समाज में बहुत सारे किया मैंने, बहुत सारे किया है। जैसे कि मैंने बोला सामाजिक अभी भी एक कर रहा हूँ कि हेड हंटर नाम का एक नाटक कर रहे हैं और उसके भी पहले मैंने किया था द जर्नी ऑफ सोरो, इको और बहुत सारे किए RNJ और सोशल जो प्यार तो करते हैं पर सोशली वो लोग एक साथ शादी नहीं कर पाते वो उसके ऊपर भी मैंने किया है। बहुत सारा प्लेस तो किया मैंने। अच्छा आपके जो नाटक की शैली है हाँ। क्या वो माइम से सिमिलर है या बहुत अलग है? माइम से बहुत अलग है। बहुत अलग। थोड़ा सा बताएंगे आप आपके नाटक शैली के बारे में? मैं कोशिश करता हूँ कि जो ज़रूरत है जितना ज़रूरत है उतना ही बोले। जैसे कि मान लो आप अंधायुग पढ़ोगे तो पता चलेगा कि अंधायुग रेडियो नाटक के लिए ही लिखा गया नाटक है। तो सुनने के लिए एक चीज़ होता है और देखने के लिए अलग चीज़ होता है। सुनने वाला चीज़ है उसको देखने वाला चीज़ है, सुनने वाला एवरीथिंग दिखाओ। मान लो कि मैं चांद बहुत खूबसूरत है ना, ये मैंने बोला इसमें बादल है, ये है वो है, मैंने उसका तारीफ कर रहा हूँ पर उस वक्त सुनने में बहुत अच्छा लगेगा ये रेडियो में। पर अब हम दोनों देख रहे हैं तो जो बादल ये एवरीथिंग बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो जितना ज़रूरत है उतना ही रखो। तो आपको उसको सेंस करना सीखो, एक्टर को फील करना सीखो। तो इसलिए मेरे नाटक में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फिजिकल के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, डायलॉग थोड़ा सा कम होता है। और कभी कभी ज़रूरत अगर है तो मैं बहुत डायलॉग भी डाल देता हूँ। अभी मैंने एक नाटक किया है कि ये भी एंटी वॉर प्ले है एंडलेस नाइट जो मणिपुर में भी अभी चल रहा है। मैं किसी के तरफ बात नहीं कर रहा हूँ पर वार होना नहीं चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जो मरता है ना हम हैं, बड़े बड़े लोग कोई नहीं मरता। एक बार देख लेना कहीं भी कंट्री में कोई भी वॉर होता है बड़े बड़े लोग कोई नहीं मरता हम हैं। भूखा रहेंगे मैं, वो बंदूक से मारेंगे मैं, वो कुत्ता की तरह मर के पड़ा रहेंगे मैं। तो इसलिए
वार होना नहीं चाहिए, मैं वही बोलता हूँ। तो बहुत सारा प्लेस है इस तरह, जो प्ले जब करने लगता है, इमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको तड़प अगर है तो आपको फील करना, शरीर के थ्रू फील करना बहुत ज़रूरी है। आप जो फील करते हैं तो ऑडियंस को फील करना बहुत ज़रूरी है। तो वही है कि फिजिकल के थ्रू एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त मिलता ही नहीं है, आपके डायलॉग से मिलता ही नहीं है। तो इसलिए मैं इस एक तरीका को अपनाता हूँ इन एवरी प्ले में, क्योंकि ऑडियंस कम्युनिकेट हो। मैं जो बोलना चाहता हूँ ऑडियंस तक अच्छी तरह, सही तरीके से, सही मायने में पहुँचे। ज़रूर अगर हो सके तो कुछ किताब है वो एक बार पढ़ लीजिएगा, टू द एक्टर, माइकल चेकअप का, फिलिप जेरेली का साइकोफिजिकल एक्टिंग, पढ़ ले और थोड़ा सा समझ में आएगा। हाँ, आपके अनुसार मतलब एक कलाकार के इमोशन ही दर्शक को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। जो भाव हैं उसके अगर दर्शक के दिल में उतर रहे हैं, मतलब आपका नाटक सफल है। बेसिकली क्या है कि आप कोई ऑडियंस डायलॉग सुनने नहीं आते। अगर डायलॉग सुनना होता तो किताब खरीद कर पढ़ लेता। आप क्या फील करता है, आपने कैरेक्टर को कैसे फील करके एक्सप्रेस किया है, सेकंड आपने कैरेक्टर को कैसे बनाया है, वो देखने का आता है। अगर डायलॉग ही सुनना है तो श्योर, मैं तो कहता हूँ ऑडियंस सभी लोग किताब पढ़ने सकता है, ये दे देता, पढ़ लेता। जैसे लंदन और बर्लिन में भी आपने रंगमंच किए हैं और भारत में भी कर रहे हैं, दोनों में आपको क्या अंतर लगता है और दोनों के दर्शकों में आपको क्या डिफरेंस लगता है? बहुत सारा डिफरेंस है, क्योंकि एक्टर वहाँ चुन चुन कर लेता है, वन ऑफ द बेस्ट लेता है। हमारा है, देखो देख लीजिएगा आप, आपके आसपास में जो थिएटर होता है, हमारे कुछ बच्चे हैं कुछ कर रहे होता है, उन लोगों को ही इकट्ठा करके करता है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, बजट नहीं है, उन लोगों के पास बजट है। इसलिए जो अच्छे लेवल में जो एक्टर अगर लेकर कर रहे हैं तो ऑडियंस टिकट खरीदने के लिए रेडी हो जाता है, और हमारा है फ्री में देखने के लिए भी आता भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आने वाले जनरेशन को अगर सुधारना है तो आज है कि अच्छी तरीके से अच्छे लेवल में प्रोडक्शन करना पड़ेगा और अच्छे आर्टिस्ट के साथ करना पड़ेगा। और आपके पास आर्टिस्ट इसी तरह का नहीं है, आपको अच्छी तरह ट्रेन करना पड़ेगा और टाइम लगाना पड़ेगा। जो 2 महीने में आप प्रोडक्शन करते हैं, 1 साल लगाओ तो वाई क्यों नहीं होगा? उस तरह से करना पड़ेगा। रतनश्याम का नाटक 1 साल में एक ही प्रोडक्शन करता है, 1 साल रिहर्सल करते हो, तो वाई क्यों अच्छा नहीं होगा? हमारे बड़े बड़े डायरेक्टर वंशी को ले लो जो नहीं रहे आज, पर उनका डायरेक्शन ले लो कि बहुत ट्रेन करते हैं एक्टर को। आज के समय में ट्रेन करने के लिए किसी के पास हिम्मत नहीं है, और एक्टर जो मेरे पास भी आते हैं, किसी के भी पास आता है, 1 साल से ज़्यादा रुकता ही नहीं है। तो आपको 1 साल पहुंचते ही मुंबई याद आता है तो मुंबई भाग जाता है। तो हर साल एक्टर चेंज करना पड़ता है। ये तो बड़े ही विडंबना वाली बात है कि आपने किसी एक अभिनेता को तैयार किया, अपने सारे उम्मीदों पर उसे खरा उतारा, उसे इतनी प्रैक्टिस कराई, और वो फिर आपको छोड़ के मुंबई की ओर। क्योंकि जितने प्रैक्टिकल हो चुके हैं आज के कलाकार, वाकई में इतने प्रैक्टिकल हैं। बेसिकली उनके पास पैसा नहीं, मैं भी दे नहीं पाता हूँ। भूखा एक बंदा है, कितना कब तक अच्छा रहेगा? कहीं ना कहीं तो भीख तो मांगेगा, नहीं तो कुछ न कुछ तो काम तो करना पड़ेगा, मुझे पेट भरना है, तो इसलिए वो जाता है। तो मैं कोई शिकायत नहीं हूँ, ये होना चाहिए। क्योंकि मेरे टीचर ने, मैं जब दिल्ली आया था उस वक्त रोका ही नहीं। मैंने आज तक किसी भी बच्चे को मैंने रोका ही नहीं, क्योंकि बताइए। भारत विक्रम पॉडकास्ट के माध्यम से आप हमारे आने वाले कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऑल ओवर इंडिया में या नहीं तो विजन? अच्छा काम कीजिए, अच्छा काम करते रहिए, और अपने कल्चर के हिसाब से काम कीजिए, और अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होगा। और सोच सही रही है। आज के समय में सच अगर बोलूं तो तुम्हारी सोच सही रही है और सब कुछ सही होगा।
जॉय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया। भारत विक्रम श्रृंखला के अगले अंक में ऐसे ही एक विशिष्ट अतिथि के साथ आपको परिचित कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।